स्टूडेंट्स की दो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। नंबर वन, सर पेपर तो मुझे पूरा आता था लेकिन मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सका। सर पेपर तो मैंने पूरा अटेम्प्ट किया लेकिन इसके बावजूद मुझे पूरे मार्क्स नहीं मिले। ऐसा क्यों है? माय नेम इज प्रोफेसर इमरान खान और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा आपकी ये प्रॉब्लम्स और इनके सॉल्यूशन। अब जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम उनको रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं और फिर हम इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पेश करेंगे। तो मैंने जैसे वीडियो के शुरू में आपके साथ डिस्कस किया कि स्टूडेंट्स की दो बड़ी रीजन है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स 100% मार्क्स नहीं ले सकते। नंबर वन जो प्रॉब्लम क्या है, अनएबल टू इंप्रेस एग्जामिनर, यानी वो अपनी बेटर प्रेजेंटेशन के जरिए एग्जामिनर को, चेकर को इंप्रेस नहीं कर पाते कि उनको अच्छे नंबर दिए जाएं। और दूसरी बड़ी जो रीजन है, अनएबल टू अटेम्प्ट पेपर विद इन द टाइम, यानी पेपर उनको पूरा आता था लेकिन इसके बावजूद वो विद इन द टाइम जो उनको दिया गया उसके दौरान वो पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सके। सो इनका सॉल्यूशन क्या है? नंबर वन जो आपकी प्रॉब्लम है, अनएबल टू इंप्रेस एग्जामिनर, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं थ्रू इंप्रेसिव पेपर प्रेजेंटेशन, जो हम इस वीडियो के पहले सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपनी इंप्रेसिव पेपर प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। और नंबर टू जो आपकी प्रॉब्लम है वो है टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग पेपर, यानी आप अपने पेपर के दौरान आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे। आपको ये नहीं पता कि जो आपको 150 मिनट सब्जेक्टिव पेपर के लिए दिए गए हैं, आप उनको कैसे यूटिलाइज करके शॉर्ट क्वेश्चन और एक्सटेंसिव क्वेश्चन सारे के सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो वीडियो का पहला सेगमेंट हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंप्रेसिव पेपर प्रेजेंटेशन। तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, ये सिर्फ बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। इंप्रेसिव पेपर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपने कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। नंबर वन, आपने ड्रॉ मार्जिन लाइन ऑन पेपर। जब भी आपके पास पेपर आएगा तो उस पेपर पर आपने मार्जिन लाइन मस्ट ड्रॉ करनी है। जैसे मेरे पास ये पेपर मौजूद है, इस पेपर में आप देखें ये जो लाइन आप लगाते हैं इनको कहते हैं मार्जिन लाइन। ये आपने बहुत सीधी लगानी है, पैमाने की मदद से लगानी है और इसी तरह से इसको आपने रैंडमली नहीं छोड़ देना, क्योंकि ये आपको वो फ्रेम प्रोवाइड करेगा, दैट इज द फ्रेम ऑफ ब्यूटी। ये जो जब भी पिक्चर के इर्द फ्रेम लगाते हैं ना, ये आपकी पेपर प्रेजेंटेशन का एक फ्रेम है जिसके अंदर आपने अपने पेपर को प्लेस करना है। ये फ्रेम आप जब बना लेंगे बहुत खूबसूरत अंदाज से, तो फिर आपकी जो फर्स्ट लुक है वो बेटर हो जाएगी। नेक्स्ट, यूज गुड क्वालिटी इंक पेपर, इंक पेन, मार्कर्स एंड पॉइंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि आपने जो क्वालिटी ऑफ इंक पेन है, मार्कर्स हैं, आपके पॉइंटर हैं, हाइलाइटर हैं, जो भी हैं, इनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। यानी इनके अंदर जो स्याही इस्तेमाल करें, इंक इस्तेमाल करें, वो बहुत ज्यादा मदम नहीं आनी चाहिए, फेंट नहीं आनी चाहिए, वो सही ब्राइट आनी चाहिए और बहुत ज्यादा इतनी गाढ़ी ना हो कि वो पेपर के अंदर के ऊपर स्प्रेड हो जाए। इसके अलावा आपने मार्कर जो इस्तेमाल करने, डिफरेंट फॉन्ट साइज के कटे हुए मार्कर इस्तेमाल करें और ब्लैक भी यूज कर सकते हैं, ब्लू भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप इस सेगमेंट में देख सकते हैं, एक बच्चे ने जहां पर पेपर प्रेजेंट जो किया है, तो किस तरह से खूबसूरत किस्म का कटे हुए मार्कर से उसने सेक्शन लिखी है। ये बहुत ही इंप्रेसिव डिजाइन उसने बनाया जो क्वेश्चन का पार्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर किसका है? क्वेश्चन नंबर 1 है। इसी तरह से उसने जो ब्लैक जो इंक पेन वाला मार्कर है, इंक वाला मार्कर जो है, उससे उसने मेन हेडिंग बनाई है। तो ये एक कंसेप्ट ज़हन से निकाल दें कि सिर्फ आप ब्लू यूज कर सकते हैं, आप ब्लू भी यूज कर सकते हैं, ब्लैक भी यूज कर सकते हैं। इसमें आप डिफरेंट वैरायटीज इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट फॉन्ट कलर की, मोटे जो लिखाई वाले, कटी हुई लिखाई वाले, थोड़े से बारीक लिखाई वाले, पॉइंटर, इंक पेन, इनका कॉम्बिनेशन यूज करेंगे जो कि आपको हेडिंग और सब हेडिंग में हेल्प करेगा। उसके बाद है इंप्रेसिव स्टार्ट एंड एंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आपके पेपर का स्टार्ट बहुत ही इंप्रेसिव होना चाहिए और आपका एंड भी बहुत ही इंप्रेसिव होना चाहिए। देखिए ना, कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपके पास आपके एग्जामिनर यानी आपके पेपर चेकर के पास आपका चेहरा नहीं जाना, आपके स्कूल, कॉलेज या एकेडमी का नाम नहीं जाना,
आपके एग्जामिनर के पास जो चीज जानी है वो आपकी आंसर शीट है, समझ ले यही आपकी फेस शीट है। इसको जितना खूबसूरत बनाकर पेश करेंगे इतना ही आपका इंप्रेशन अच्छा बिल्डअप होगा। और बाज़ का इसी इंप्रेशन की बेस पर एग्जामिनर अपना माइंड सेट कर लेता है कि ये बच्चे अच्छे बच्चे का पेपर है, तो फिर उसमें वो रैंडमली पेपर चेक करते हुए आपको शॉर्ट क्वेश्चन में से दो नंबर और एक्सटेंसिव क्वेश्चन में से चार नंबर आपको मिल जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इंप्रेसिव स्टार्ट करें। उसके लिए जरूरी है कि जब आप पेपर पर अपना नाम लिखें, डेट लिखें, सब्जेक्ट लिखें, बहुत ही क्लियर आना चाहिए, वाज़िह आना चाहिए, और उसमें आपने डंडी नहीं मारनी। बाज बच्चे इस तरह से लिखते हैं कि इसकी तो जरूरत ही नहीं है। देखिए वहां से आपका इंप्रेशन बिल्डअप होना कि आप कितने अच्छे स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद आपने देखना है कि जब भी आप पेपर का स्टार्ट करें तो बहुत इंप्रेसिव होना चाहिए। इंप्रेसिव स्टार्ट कैसे होगा कि उस पर आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है। वो क्वेश्चन सिलेक्ट करें जो आपको सबसे बेस्ट आते हैं और उनकी प्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट हो सकती है। और एंड पर भी आपने ख्याल रखना है कि भागम भाग नहीं करनी है। शुरू और एंड को आपने इब्तदाइया और इख्तिताम आपका बेहतरीन आना चाहिए। अवॉइड कटिंग ओवर राइटिंग, राइटिंग बियॉन्ड मार्जिन, यानी आपने कोई भी वर्ड लिख दिया तो उसमें कटिंग नहीं करनी है। से फॉर एग्जांपल आपने रिंग लिख दिया तो ये गलत लिख दिया, तो इसमें कोशिश तो करें कि जो आपकी मेन हेडिंग है उसमें कटिंग बिल्कुल ना हो, बड़ी सोच समझ के लिखें, क्योंकि वहां से आपका पूरा इंप्रेशन ही खराब हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं पैराग्राफ के अंदर कोई पॉइंट कट करना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप उसके मार्जिन पर एक क्रॉस, छोटे छोटे क्रॉस लगा दें। बहुत ज्यादा उसको आपने रगड़ रगड़ के क्रॉस के निशान इस्तेमाल नहीं करने। प्रिंट द क्वेश्चन ऑन आंसर शीट, ये वो सेगमेंट है जिससे आपको अपनी प्रेजेंटेशन बेहतर बनाने का पता चलेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती, लेकिन वो समझते हैं कि हम कैसे अपनी प्रेजेंटेशन बेटर कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, मैं आपके सामने एक एग्जांपल हूं कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थी, बट मुझे जो अपने टीचर ने एक सबक सिखाया था वो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, और उसके जरिए मैंने एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन सीख ली है और वही गुर मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो गुर क्या है कि आपके पास तो पूरी प्रेजेंटेशन आपके क्वेश्चन पेपर पर है, लेकिन कहते हैं नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो जिनके पास अकल नहीं है तो वो नकल नहीं कर पाएंगे। तो आप बेटर प्रेजेंटेशन के जरिए, नकल के जरिए भी आप अपनी क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बेटर बना सकते हैं। वो कैसे? आपके सामने प्रेजेंटेशन है आपके क्वेश्चन पेपर पर, आपने इस क्वेश्चन पेपर को आंसर शीट पर प्रिंट करते जाना है, सिर्फ जहां पर क्वेश्चन है उसको आंसर से बदल देना है। कैसे सर, कैसे करना है? अभी आपके सामने करके दिखाता हूं। देखें ये मेरे पास पेपर है, आपके सामने आंसर शीट है। पेपर, क्वेश्चन पेपर पर जो चीजें आपके लिखी होती हैं, यहां पर बायोलॉजी पेपर फर्स्ट ईयर, ये चीजें जरूरी नहीं है, ये आपने प्रिंट नहीं करनी है। टाइम कितना दिया हुआ ये भी जरूरी नहीं है। पेपर जो मार्क्स कितने दिए हुए ये भी लिखने जरूरी नहीं है। कहां से आपने प्रिंट करना शुरू करना वो ये है। अगर पेपर सब्जेक्टिव शुरू किया तो इस पर क्या लिखा हुआ, पेपर सब्जेक्टिव एज इट इज, आप कॉपी करें पेपर सब्जेक्टिव पर, क्योंकि ये आपके पेपर का इब्तदाइया है, ये आपका आगाज है। इंप्रेसिव स्टार्ट के लिए ये जरूरी है। इसका फॉन्ट साइज बहुत बड़ा नहीं बना देना। कुछ बच्चे पूरे पेज पर, आधे पेज पर लिखते हैं पेपर सब्जेक्टिव टाइप। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना, आपने वही लिखना जो क्वेश्चन पेपर पर मौजूद है। कॉपी करते जाएं, क्यों अपनी तरफ से आप चीजें लिख रहे हैं? तो पेपर सब्जेक्टिव ये सबसे बड़ी हेडिंग आनी चाहिए, ब्लैक मार्कर के साथ। इसको जितने खूबसूरत डिजाइन के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो कर लें। अगर जिन बच्चों की हैंडराइटिंग सही नहीं है तो मैं आसान तरीका बता देता हूं। आपके पास पेज की दो लाइनें होती हैं, आप इन दो लाइनों को सिलेक्ट कर लो, तो इस पर बोल्ड वर्ड में आप सेंटर में, क्योंकि मेन हेडिंग है तो ये हमेशा सेंट्रलाइज, देखे ना क्वेश्चन पेपर पर कहां पर मौजूद है, ये सेंटर, तो मेरे आंसर शीट पर भी ये सेंटर में मौजूद होनी चाहिए। तो यहां पर मैं लिख लूंगा पेपर प्रेजेंटेशन, यानी सारे वर्ड आप सीधे लिखें और क्या लिखें, कैपिटल में लिख लें। यहां पर कुछ भी नहीं किया हुआ आंसर शीट पर, सिर्फ क्या किया हुआ है, सारे वर्ड कैपिटल लिखे हुए और बराबर लिखे हुए। आप भी लिख सकते हैं, आपकी हैंडराइटिंग नहीं भी सही तो आप बराबर लिखना स्टार्ट करें ये सारे वर्ड, और इसको डबल अंडरलाइन करते जाए। उसके बाद क्या क्वेश्चन पेपर पर लिखा हुआ, क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ सेक्शन 1, तो आप भी उसी तरह से लिखें सेक्शन 1। लेकिन ये जो इससे नीचे हेडिंग है वो ऊपर वाली हेडिंग से थोड़ी छोटी ही आनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो हेडिंग जो उसका साइज थोड़ा सा डिफरेंट आना चाहिए। तो पेपर सब्जेक्टिव सबसे बड़ी हेडिंग होनी चाहिए, बोल्ड वर्ड में लिखी आनी चाहिए। उसके नीचे क्या लिखा हुआ, सेक्शन 1, आपने भी लिखना है सेक्शन 1।
अब इंपॉर्टेंट, आप करने जा रहे हैं क्वेश्चन 2, चूंकि शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड होता है, तो आप भी यहां पर क्वेश्चन 2 लिखा हुआ है, वो भी यहां पर भी क्वेश्चन 2 लिखेंगे। अब कुछ बच्चे इसको बहुत बड़ा करके ऐसे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ऐसा नहीं लिखना आपने। इसका साइज कोशिश करें जो सेक्शन 1 आपने लिखी है ना, इसके साइज से छोटा ही आना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 1 प्रोमिनेंट आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 किसके बारे में? क्वेश्चन नंबर 2 था राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 8 क्वेश्चन। आपने सारा नहीं लिखना शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर, आपने सिर्फ लिखना है। यहां पर क्या लिखा है? शॉर्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सामने आपने क्या लिखना है? शॉर्ट आंसर। ये थोड़ा बोल्ड आना चाहिए, इसकी हेडिंग सेक्शन 1 से क्या आनी चाहिए? छोटी आनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में से जो पार्ट करेंगे उनकी हेडिंग जो होती है वो आपने ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 की जो साइज है वही क्वेश्चन नंबर 3 का भी साइज आना चाहिए, वही क्वेश्चन नंबर 4 का भी साइज आना चाहिए। जो यहां पर शॉर्ट आंसर का आपने फॉन्ट यूज किया, जो कलर यूज किया, यहां पर भी वही आना चाहिए और यहां पर भी वही आना चाहिए। हर क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट करने के बाद जब वो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, आपने एक लाइन लगानी है मार्कर की मदद से, पूरी बोल्ड लाइन, जो एक मार्जिन से दूसरे मार्जिन तक एंड आनी चाहिए। और एक पार्ट के खत्म होने पर आप छोटा सा एक डिजाइन भी बना सकते हैं, वो फुल लाइन आपने नहीं लगानी। तो जब ये पूरा क्वेश्चन खत्म होगा तो फिर आपने लाइन, इस तरह से जो आपके पास पेपर सब्जेक्टिव होगा उसकी प्रेजेंटेशन आपके सामने आ जाएगी। तो पेपर सब्जेक्टिव देखें, क्वेश्चन आपका पेपर प्रिंट होकर आंसर शीट पर आ गया, वहां पर पेपर सब्जेक्टिव था, सबसे बड़ा बोल्ड रूप में प्रोमिनेंट लिखा हुआ है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का जो आप देख लें जगह भी बिल्कुल बराबर है, सेंट्रलाइज्ड है, कलर भी एक जैसा है, फॉन्ट साइज भी एक जैसा है, शॉर्ट आंसर जहां पर भी आपने देखे एक जैसे हैं। फिर आप देखें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का जो साइज है वो एक जितना आना चाहिए, कलर एक जैसा आना चाहिए। फिर सब हेडिंग देखें एक जैसी है, जो इनकी मेन हेडिंग है वो कैपिटलाइज में लिखी हुई है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखने, इससे आपकी इंप्रेसिव प्रेजेंटेशन हो सकती है। नेक्स्ट जो आखिरी पार्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं इंप्रेसिव पेपर प्रेजेंटेशन का, वो डायग्राम ड्राइंग एंड लेबलिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें डायग्राम आपने ड्रा करनी है उसको, तो डायग्राम को ड्रा कैसे करना है, लेबल कैसे करना है। से फॉर एग्जांपल डायग्राम कोई छोटी आ जाती है जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, कोई बहुत बड़ा स्केच नहीं है, तो इतनी डायग्राम का साइज आना चाहिए। आप देख लें 1 2 3 4 5 6 7 लाइन पर है, यानी बहुत छोटी डायग्राम भी नहीं बनानी और बहुत बड़ी भी नहीं कि पूरे पूरे के पूरे पेज पर वो जगह ले ले। तो डायग्राम बनाते वक्त आपने इस चीज का ख्याल रखना है, डायग्राम बहुत बड़ी भी नहीं चाहिए, बहुत छोटी भी नहीं आनी चाहिए। डायग्राम की लेबलिंग इससे भी बेटर आप कर सकते हैं। जब आप लेबलिंग करें तो देखें यहां पर आप, ये एक सेगमेंट है आपका, तो सारी लेबलिंग एक बराबर से शुरू होनी चाहिए, बराबर से। आउटर मेम्ब्रेन यहां से शुरू हो रहा है तो यहां से आगे राइबोसोम भी शुरू होना चाहिए, तो बराबर लेबलिंग आप कर सकते हैं। ये स्ट्रोमा आप यहां पर भी लिख सकते हैं, स्ट्रोमा, तो बराबर लेबलिंग आनी चाहिए। ये थाइलाकॉइड अगर ग्रेना आपने इधर इस साइड पर भी लिख सकते हैं, बॉटम पर लिख रहे हैं तो उसको भी बड़ा सिमेट्रिकली आपने लिखना है। फिर ये लिखने के बाद, ये जब आपकी डायग्राम मुकम्मल हो जाएगी तो उसके नीचे कैप्शन देनी होती है कि वो डायग्राम किसकी है। क्लोरोप्लास्ट की है तो आपने लिखना है डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फिर उसको आपने इनक्लोज कर लेना बॉक्स के अंदर और क्लियर ये बॉक्स विजिबल आना चाहिए। तो डायग्राम अगर तो छोटी है तो इतनी लाइनों पर काफी है, अगर कोई स्केच है तो बाज का हाफ पेज पर और बाज का फुल पेज पर होता है, वो डिपेंड करता है कि डायग्राम का साइज क्या है। डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन अगर आ जाए तो उनको कैसे अटेम्प्ट करना है। डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, डिफरेंशिएट बिटवीन एडेनिन एंड ग्वानिन। तो इसके लिए जरूरी है कि आप मेन हेडिंग इसी तरह से लिखें, डिफरेंशिएट बिटवीन प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, और फिर इसको आप एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। 2 कॉलम ड्रा करें, एक यहां पर लिखें, जिन 2 के दरमियान डिफरेंस है वो टॉप पर लिखेंगे, अगर प्यूरिन और पायरिमिडीन के दरमियान डिफरेंस है यहां पर लिखें। इनको आप बोल्ड भी लिख सकते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। फिर इनका जो डिफरेंस आपने हेड टू हेड डिफरेंस करना। पहला डिफरेंस अगर इसका 2 लाइनों में खत्म हो रहा है और उसका 3 लाइनों में, तो इसकी अगली लाइन आपने खाली छोड़ देनी है। तो पहला पॉइंट इसका भी और इसका पहला पॉइंट बराबर से शुरू होना चाहिए, इसका दूसरा पॉइंट इसका दूसरा पॉइंट बराबर से शुरू होना चाहिए। तो डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आपने इस टेबल फॉर्म में करने हैं, पैराग्राफ स्टाइल से अवॉइड करना है, उसको पसंद नहीं किया जाता। यहां से क्लियर डिफरेंस पता चल जाता है और आपको इंप्रेसिव स्टार्ट मिल जाएगा। हेडिंग ऑफ क्वेश्चन। अब हेडिंग क्वेश्चन की बनाना एक बड़ा फन होता है और बाज बच्चे हेडिंग अपनी तरफ से बना के आ जाते हैं। हेडिंग क्वेश्चन की आपने वही बनानी है जो आपसे पूछी गई है, और ये हेडिंग आपने अपने क्वेश्चन पेपर से
जो अखज करनी है। यानी पूछा व्हाट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल, तो हेडिंग बायोलॉजिकल कंट्रोल की बनेगी। तो हेडिंग जो भी होगी, जो भी हेडिंग आप बना रहे मस्ट बी अंडरलाइन, उनको प्रॉपर आप अंडरलाइन मस्ट करेंगे। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, राइट ए नोट ऑन केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर तो ये क्वेश्चन होता है राइट ए नोट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो फिर मेरे पास मेन हेडिंग होती प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अपनी मर्जी से जो भी हेडिंग आपने पढ़ी हुई है वो लिख सकते थे। लेकिन अब उसने हेडिंग आपसे पूछ ली है, क्वेश्चन जो पूछे हेडिंग आपने वही बनानी है। क्वेश्चन मेन किसके बारे में है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, तो आप मेन हेडिंग यही बनाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप मेन हेडिंग यही बनाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये मेन हेडिंग है, ये हमेशा सेंट्रलाइज होगी, इसको डबल अंडरलाइन भी आप करेंगे। अब इसकी सब हेडिंग क्या होंगी जो उसने पूछी है, क्या पूछा है, केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन, यानी दो इसके पार्ट हैं, इसके भी 2 नंबर होंगे, इसके भी 2 नंबर होंगे। तो यहां पर आपने एक्सट्रीम लेफ्ट पर लिखना है केमिकल कंपोजिशन, ये सब हेडिंग होगी क्योंकि ये इसने पूछी हुई है, और उसके बाद उसने पूरा वर्ड आपने लिख देना है, और दूसरी तरफ आपने लिख देना है, जब ये मुकम्मल कर देंगे केमिकल कंपोजिशन, उसके बाद आ जाएंगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर। तो हेडिंग आपने वही बनानी है जो आपसे पूछी गई है, आपने अपनी तरफ से हेडिंग नहीं बनानी है। इसी तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए राइट ए नोट, तो नोट में जिस चीज पर नोट पूछा गया स्ट्रक्चर ऑन ऑफ फंगस, तो मेन हेडिंग आपकी यही होगी स्ट्रक्चर ऑफ फंगस। हेडिंग आपने क्वेश्चन पेपर से ली, आगे इसकी सब हेडिंग आप अपनी तरफ से बना सकते हैं क्योंकि उसने नहीं पूछी हुई है आपसे। अब हमारा वीडियो का जो दूसरा सेगमेंट है वो है टाइम मैनेजमेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल सेगमेंट है। बहुत से बच्चे 100% पेपर होने के बावजूद पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी शुरू में प्रैक्टिस गलत हुई होती है। जहां एकेडमी, स्कूल, कॉलेज से आ रहे होते हैं, वहां पर उनको एक्स्ट्रा जो टाइम मिल जाता है और वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करते रहते हैं, लिहाजा कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो वहां पर अक्सर जो एग्जामिनर होते हैं वो आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे, इसलिए आपने अपना जो वक्त है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में वेस्ट नहीं करना, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने जा रहा है। सो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट में जो इंपॉर्टेंट चीज वो आपने करनी है, प्रिपेयर द आंसर शीट बिफोर द स्टार्ट ऑफ सब्जेक्टिव पेपर। यानी आपको ऑब्जेक्टिव पेपर मिल गया, 30 मिनट का होता है, 3 घंटे का पेपर है, 30 मिनट निकल गए, 2 घंटे और 30 मिनट आपके पास बाकी है, यानी 150 मिनट बाकी हैं। 30 मिनट का आपको ऑब्जेक्टिव दे दिया गया, और बाज़ औक़ात कुछ इन्विजिलेटर ऐसे होते हैं, जो एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो आपको आंसर शीट पहले ही प्रोवाइड कर देते हैं। जब तक आपको कोई क्वेश्चन पेपर नहीं मिला तो आप बैठकर अपनी आंसर शीट प्रिपेयर करें, और उसके लिए क्या करेंगे, आप मार्जिन लाइन लगाएंगे, उस पर नाम लिखेंगे, सब कुछ ये आपने पहले कर लेना है। मार्जिन लाइन आपने लगाते वक्त ये ख्याल रखना है कि बहुत ज्यादा गैप नहीं देना है, क्योंकि शीट कम पड़ सकती है, तो यहां पर गैप बहुत कम होना चाहिए। मार्जिन लाइन का जरूरी नहीं कि आप यहां पर एक मार्जिन लाइन लगाएं और एक यहां पर लगाएं, जगह अंदर बहुत कम रह जाए आपके पास लिखने के लिए, तो बहुत ही थोड़ी सी आप स्पेस देनी है और मार्जिन लाइन बनानी है आपने। तो ये काम आपने पहले कर लेना है। आप ऑब्जेक्टिव पहले कर चुके हैं, सब्जेक्टिव का वेट करें, तो उस वक्त आपने पेपर की मार्जिन लाइन पर आपने तवज्जो देनी है और वो मार्जिन लाइन बना लें। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। टाइम मैनेजमेंट में यह भी जरूरी होता है कि आप क्वेश्चन की सिलेक्शन क्या कर रहे हैं, यानी वो क्वेश्चन तो नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं जिनकी डिटेल बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपके पास चॉइस है, तो इस चॉइस में आप कोशिश करें वो क्वेश्चन सिलेक्ट करें जो कि बहुत कम वक्त में हो सकते हैं। बच्चे ये समझ रहे होते हैं कि एक्सटेंसिव क्वेश्चन या ज्यादा लिखने से आपको नंबर मिलेंगे, ज्यादा लिखने से नंबर नहीं मिलते हैं, जो पूछा हुआ है वो लिखने से नंबर मिलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है कम्युनिटी पर नोट, तो जो हेडिंग आपकी बुक में मौजूद है वही लिखेंगे, आप एक्स्ट्रा डिटेल नहीं लिखेंगे उसकी। तो जो चीज आपसे पूछी हुई है टू द पॉइंट लिखना वही काफी होता है, बहुत बड़ा बहुत लंबा करके लिखने से नंबर नहीं मिलते, ये कंसेप्ट ध्यान से निकाल देना है आपने। आपने सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन में ये तय करना है कि वो क्वेश्चन जो कम वक्त में हो सके और बेटर प्रेजेंटेशन दे सके, जिसकी आपको हेडिंग आती हूं, वही आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद है डू नॉट वेस्ट टाइम इन एक्स्ट्रा क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट, बहुत ज्यादा इस पर आपने गौर करना है। आप देखें आपके पास सब्जेक्टिव पेपर के लिए टोटल टाइम कितना है, 2 घंटे और 30 मिनट, यानी 150 मिनट। कितने मिनट्स, 150 मिनट। सब्जेक्टिव पेपर आपका कितने नंबर का है, 68 मार्क्स का। सब्जेक्टिव पेपर कितने का है, 68 मार्क्स का, यानी 68 मार्क्स का पेपर आपने 150 मिनट में क्या करना है, वो हल करना है।
यानी आपके पास 1 मार्क का आंसर लिखने के लिए जो टाइम अप्रॉक्सीमेट बन रहा है वो कितना बन रहा है, 2.2 मिनट्स, जिसको राउंड ऑफ करके मैं 2 मिनट्स ही कह देता हूं। तो आपके पास 1 नंबर का आंसर लिखने के लिए जो टाइम दिया गया वो कितना है, 2 मिनट्स। इसका मतलब है आपका शॉर्ट क्वेश्चन कितने मिनट्स का होता है, कितने नंबर का होता है, 2। तो शॉर्ट क्वेश्चन पर कितने मिनट आपको दिए गए हैं, 4 मिनट। देखें, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। एक्सटेंसिव क्वेश्चन कितने नंबर का है, उसका एक पार्ट 4 नंबर का, यानी एक पार्ट पर आपको मैक्सिमम टाइम कितना दिया गया, 8 मिनट। देखे ना, 68 मार्क्स सिर्फ कंपलसरी के हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन के नहीं है। ये मार्क्स जो आपने कंपलसरी करने हैं वही चेक करने हैं। तो इस मीन के एक्स्ट्रा का कोई आपको टाइम नहीं दिया जाता कि आप एक्स्ट्रा भी बैठ के करते जाएं। आपके पास टाइम ही शॉर्ट है। देखिए, आपके पास फर्ज नमाज का ही 2 मिनट है, तो आप फर्ज के बजाय नवाफिल शुरू कर लें, सुनते नियत कर लें, तो फर्ज तो आपका रह गया। उसका तो फिर बाद में कफारा अदा करना पड़ेगा, और इसका कफारा आपको साल बाद सपनी की सूरत में करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, बी केयरफुल अबाउट एक्स्ट्रा क्वेश्चन। आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का 4 मिनट्स हैं। अब अगर कोई बच्चा एक्सटेंसिव क्वेश्चन का एक पार्ट 8 मिनट में कर सकता है, 8 मिनट में कर सकता है, अगर प्रैक्टिस कर लें बैठ के, अगर टाइम साथ रखें, टाइम भी मेरे पास होता है हमेशा, टाइम अपना कैलकुलेट करें। आप एक पार्ट कितने मिनट में कर रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कितने मिनट में कर लें, अपनी रिहर्सल अभी कर लें। तो अगर आप 8 मिनट में एक पार्ट सब्जेक्टिव पेपर का कर सकते हैं, तो तब आप शॉर्ट क्वेश्चन को कितने मिनट्स दें, 4। लेकिन अगर आपका 8 के बजाय कितने में हो रहा है, 10, तो कोशिश करें यहां शॉर्ट क्वेश्चन 3 मिनट या 2 मिनट में करके टाइम सेव करें, जो आपने बाद में एक्सटेंसिव क्वेश्चन पर ध्यान देना है। यहां से वो बच्चे फेल होते हैं, सर पेपर तो सारा आता था लेकिन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। होता यह है कि मुझे बड़ा सुरूर आ रहा है, फर्ज के बाद सुनते ही पढ़ता रहता हूं, तो पिछली नमाज की सुनते ही नवाफिल ही अदा करता रहता हूं, लेकिन अगली नमाज का फर्ज खत्म हो जाएगा, उसका टाइम भी निकल जाएगा। असर की सुनते हैं, नवाफिल भी आप शुरू कर दें, और उसके बाद आपका जो मगरब का फर्ज का टाइम खत्म हो जाएगा, फिर आपको बाद में कज़ा पढ़नी पड़ेगी। तो आपको क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सारे आते थे, आपने कहा एक्स्ट्रा भी सारे कर लो, एग्जामिनर इससे इंप्रेस नहीं होगा। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए मैंने पहले बताया स्पेस छोड़ दें, कंपलसरी क्वेश्चन पहले करें। यानी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में से 12 में से 8 करने, तो आप 8 करने के बाद 2 एक्स्ट्रा की जगह छोड़कर, आपको पता होगा कितनी लाइनों में लिखा जा सकता है, आप पूरी एक मार्कर की मदद से लाइन लगा दें। ये एक्स्ट्रा आपने तब करने अगर आपके पास एंड पर टाइम बच जाए, ताकि आपका फर्ज तो जाया ना हो, कंपलसरी क्वेश्चन तो जाया ना हो ना। एक्स्ट्रा वो चेक नहीं होंगे, वो तभी अगर कोई एग्जामिनर चेक करेगा, अगर आपका कंपलसरी क्वेश्चन कोई गलत हो गया तो एक्स्ट्रा में से आपको मिल जाएगा। लेकिन आपने कंपलसरी वही करें जो आपको 100% आते हैं, और एक्स्ट्रा के लिए जगह छोड़ दें। तो ये स्पेस वाली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है सही, तो 2 मिनट या 2 से 3 मिनट में इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन को अवॉइड करें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन की स्पेस छोड़ दें। जब आप अपने कंपलसरी एक्सटेंसिव क्वेश्चन कर लें, तब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक एक सबका करें, एक एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन तीनों पार्ट का करें, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, तो हर एक पार्ट का एक एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करें, फिर टाइम मिले तो फिर दूसरी तरफ आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है, जिसकी मदद से आप अपनी पेपर प्रेजेंटेशन बेहतर कर सकते हो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, और इस वीडियो को आपने तमाम उन बच्चों तक पहुंचाना है जिनके साथ ये इशू है या इशू नहीं भी है, क्योंकि इसके जरिए आप 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये तमाम सब्जेक्ट के बच्चों के लिए, सिर्फ बायोलॉजी के लिए नहीं है। अपना टाइम मैनेजमेंट के लिए अपना टाइम कैलकुलेट करें। मैंने आपको बता दिया कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास 4 मिनट है, और एक्सटेंसिव क्वेश्चन के एक पार्ट के लिए आपके पास 8 मिनट है, यानी 16 मिनट में आपने पूरा एक एक्सटेंसिव क्वेश्चन करना है, दोनों पार्ट। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। अपना टाइम अभी रिहर्सल कर लें, फिर उसके मुताबिक अपना टाइम सेट करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह आप सबको कामयाबियां अता फरमाए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह नेगबान।